अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज हमने पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली में उन तमाम चेहरों को देखा जिन चेहरों के पीछे असल चेहरे छुपे हुए थे, जिन्होंने इस असम्बली को बनाया है। इस पूरी असम्बली की हकीकत फजल रहमान से जब ये सवाल किया गया कि आप इतने अरसे के बाद इस असम्बली में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं फजल रहमान साहब, तो आगे से उन्होंने बरजुस्तगी में और बरमला ये कह दिया एकदम, जो उनके ज़ुबान से जुमला अदा हुआ कि कहाँ है असम्बली, ये कोई असम्बली है। और एक जुमले के अंदर फजल रहमान ने आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है इस असम्बली में, फजल रहमान क्या करेंगे और ये किस किस्म की सियासत होगी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या पैगाम है, ये उन्होंने दे दिया है। व्यूअर्स, इस असम्बली के हवाले से पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं और ऐवान के बाहर, और वो लोग जो अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं, तमाम लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये असम्बली कितनी देर चलेगी, दोनों तरफ से प्रेडिक्शंस की जा रही हैं और हुकूमत के लिए टफ टाइम अपोजिशन किस तरह का देने जा रही है, आज इस बात का भी फैसला हो चुका है। व्यूअर्स, मेरे लिए इस असम्बली का बनना या जो तकरीरें की गई वहाँ पर हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ का आना, फजल रहमान का आना, या फिर उन तमाम किरदारों का आना जिन किरदारों के पीछे कुछ और किरदार अपना असल किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज हमने इस असम्बली में ऐसे चेहरों को देखा जिनके पीछे एक जद्दोजहद की तवील दास्तान थी। आज इस असम्बली के अंदर हमने शहरियार अफरीदी को रोते हुए देखा, आज हमने फैसल जावेद को रोते हुए देखा। दोनों गले मिल मिलकर भाई जो थे रो रहे थे और शहरियार अफरीदी ने फैसल जावेद का हाथ भी चूमा। ये है वो स्ट्रगल। मेरे लिए ये किरदार सारे के सारे अहमियत की हामिल नहीं है। मेरे लिए वो जद्दोजहद और वो कोशिश, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना भी होते ना, मैं तब भी इन लोगों को, अगर ये नून लीग के साथ जुड़े होते तब भी मैं इनको इसलिए क्रेडिट देता, और अगर ये किरदार इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे होते, और अगर इनके साथ भी इस्टेब्लिशमेंट और रियासत ने जिस तरह बर्बरियत का किरदार अदा किया, चाहे वो किसी भी जमात से होता, हम उसी तरह आवाज़ बुलंद करते। मेरे लिए ये वलवला, ये जुस्तजू और ये जिस तरह से कोशिश की गई इन किरदारों की तरफ से, शहरियार अफरीदी जैसे लोग, ये हमेशा पाकिस्तान की इस पार्लिमानी तारीख में याद रखा जाएगा। ये आंसू नहीं थे, ये इस जद्दोजहद और खुशी के का इजहार था जो शहरियार अफरीदी ने और फैसल जावेद ने, जिसका रोकर पाकिस्तान की कौम के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि हम तो थे डटे हुए, तुम्हारा क्या हुआ। हमने जाबिर हुक्मरानों और निज़ाम के सामने सर नहीं झुकाया। सर कट तो सकते हैं लेकिन ये झुक नहीं सकते। ये सच्चाई का रास्ता है। व्यूअर्स, आज ऐवान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वो तमाम लोग जिन्हें पाकिस्तान की अवाम ने अपनी वोट की ताकत से मुंतखब किया, इस ऐवान में पहुंचते हैं तो उनके चेहरों के ऊपर जहां खुशी के आंसू थे, जहां पे जद्दोजहद और चेहरे खुशी से निहाल थे, वहीं पर इमरान खान का मास्क भी उनके चेहरों के ऊपर मौजूद था। आपने इमरान खान को इस निज़ाम से माइनस करने की कोशिश की ना, अब करके दिखाओ माइनस। आपने पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट को माइनस करने की कोशिश की। आज हर वो नुमाइंदा जो इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा था, पाकिस्तान की आवाम की असल मैंडेट की नुमाइंदगी कर रहा था, उसके चेहरे पर इमरान खान का चेहरा जो था वो आज हमें ऐवान में नजर आया। आज इस चेहरे को माइनस करके दिखाओ। आज इस चेहरे के ऊपर अपनी गंदी सियासत का तेजाब फेंक कर दिखाओ, तो फिर पाकिस्तान की आवाम तुमसे इसका हिसाब भी लेगी। लेकिन इनसे अब ये होगा नहीं। आपने चेहरे अगर देखने हैं ना, तो उन लोगों के चेहरे देखते फजल रहमान हारे हुए लश्कर के कमांडर की तरह दाखिल होते हैं और कहते हैं कि ये वो मैदान तो नहीं जहां पर हमें लड़ने के लिए बुलाया गया था। हमसे वादे किए गए कि तुम्हें हम ऐवान सदर में बिठा देंगे, खुदा के लिए, मेरी बेटी के लिए रेंट ए क्राउड का काम करो। ये लारे थे, ये हौसले बढ़ाने के लिए, ये उस मदद के लिए, और जिस तरह से साजिश की गई, ये सब कुछ किया सिर्फ फजल रहमान को ऐवान सदर पहुंचाने के लिए। और उनसे मेरी इतलात व्यूअर्स ये हैं कि उन्हें बाकायदा तौर पर ये कहा भी गया कि हम आपके लिए कोशिश करेंगे, बाकी देखना होगा कि बाकी जमातें आपके हवाले से क्या फैसला सुनाती हैं। हारा हुआ कमांडर का लश्कर आज ऐवान में दाखिल हुआ।
ये असम्बली इस लीडर के लिए या इस कायद के लिए जो मखसूस टोले का कायद है, ये उसे रिप्रेजेंट नहीं करती, ये पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करती है। व्यूअर्स, आज हमने नवाज शरीफ को भी इसी असम्बली में आते हुए देखा और अजीब मंजर था। उनका ख्याल था कि शायद असम्बली खुद चलकर, यानी असम्बली की इमारत खुद सर झुकाकर उनका इस्तकबाल करेगी, लेकिन दरो दीवार भी आज सवाल कर रहे थे नवाज शरीफ से कि तुम यहां पर किस लिए आए? तुम्हें तो हरा दिया है यास्मीन राशिद साहिबा ने अपने हलके के अंदर, और तुमने डाका डालकर पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इस हलके के पर डाका डालकर आपने इस असम्बली में एक रास्ता बनाया अपने आने का। आज वो दाखिल हुए तो उन्होंने एक इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाया। पाकिस्तान की आवाम को ना अब इमरान खान और पाकिस्तान की बात जो है जहाद समझ कर करनी चाहिए। वो इसलिए कि हाँ साहब जेल में बैठकर सब जुल्म सह रहे हैं, वो अपने लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए सह रहे हैं। मैं इसके ऊपर ना सबसे बड़ी दलील आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नून लीग के प्यार करने वाले लोग भी हमें सुनते हैं और फिर वो डिसलाइक करते हैं। अगर इमरान खान को इक़्तिदार प्यारा होता ना, तो मैं भी तो कह ही रहा था ना कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करो भाई, जाकर बैठ जाओ, क्यों गलती की, लेकिन नहीं किया। मेरे समेत पाकिस्तान के तमाम लोगों को जो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने की बात करते हैं नहीं सुना, और अवाम की बात सुनी, अवाम के मैंडेट की बात सुनी। वो बहुत आसानी के साथ हाथ मिलाकर आज ऐवान में मौजूद हो सकते थे ना, हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम की बात सुनी और एहतराम किया। नवाज शरीफ साहब ऐवान में दाखिल हुए, सवालात हुए और उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम क्या था भाई, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इल्ज़ाम ये था कि आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं इमरान खान साहब, और आप नतीजा अखज़ कर लें कि अगर कोई ख़त लिखेगा तो वो मुल्क दुश्मन है या नहीं, ये उनके अल्फाज से कोट अनकोट। मसला यहाँ पर ये है, आज एक वीडियो किसी ने शेयर की और अगर किसी की याददाश्त की आर्काइव में ये चीज़ मौजूद नहीं है तो हम आपकी खिदमत में इसे रख देते हैं। इसी फ्लोर के ऊपर एक हाथ में पैड था और बिलावल जरदारी के हाथ में जो पैड, उस पर लिखी हुई तकरीर क्या थी, जो निकात उसने उठाए कि हम पीटीआई और आईएमएफ की डील को नहीं मानते, हम इस ऐवान में जो डील की करारदादें पास कराई जा रही हैं हम इसे नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, हम अवाम की अदालत में जाकर इस डील को फाड़ देंगे। अरे भाई, अगर याद नहीं तो तुम्हें याद हमने आज करवा दिया, और पाकिस्तान की अवाम तुमसे अब ये सवाल करेगी कि भाई तुम तकरीरें करते थे तो आज किस मुंह से ये कहते हो? नवाज शरीफ, ये आपके लिए भी है, किस मुंह से कहते हो कि मुल्क दुश्मनी हुई? माजी में इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के लिए आगे बात कर रहे थे, उस खाली खजाने को भरने के हवाले से जो आप लोग खाली करके चले गए, आवाम के लिए उसको भरने की बात कर रहे थे, तो उस वक्त आप उन्हें कहते थे कि ये गलत है, और आज अगर इमरान खान ये बात करता है तो आप कहते हैं कि ये किस तरह से ठीक हो गया, मुल्क दुश्मनी में आगे बढ़ गए। व्यूअर्स, मैं आपको ना ये भी बात बता दूं कि फजल रहमान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है, इससे हमें आने वाले दिनों की ये असम्बली किस तरह की होगी और उनका मिजाज क्या है ये बता दिया। क्योंकि ये कहना, गौर कीजिएगा इनके अल्फाज के ऊपर, और हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आगे दो ऐसी खबरें हैं जिससे इमरान खान की ज़मानत और बरीयत का बाकायदा तौर पर इंतज़ाम हो गया। मैं आपको ना ये प्रोग्राम के दौरान ये खबर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि अदालतें इमरान खान और असम्बली अवाम क्या फ़ैसला अपना सुनाने जा रही हैं। मौलाना साहब का मूड ख़तरनाक और रवैया जारहाना। व्यूअर्स, गौर कीजिएगा उनके अल्फाज के ऊपर, जिन्होंने कहा कि शदीद तकसीम होगी, और जिस तरह से आप इस असम्बली को चलाना चाहते हैं, ये असम्बली जो है किसी तरह भी नहीं चल सकेगी। और ये असम्बली जिसके बारे में फजल रहमान कहते हैं कि ये असम्बली कहाँ है, ये तो कहीं किसी और की असम्बली है, यानी उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर दिया, और अब वो ये सवाल जो है वो उठा रहे हैं। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि रात को फजल रहमान को मनाने के लिए अयाज सादिक, एहसन इकबाल और अलीम खान साहब जो हैं वो गए थे, और अयाज सादिक साहब ने कहा कि मौलाना हमसे नाराज़ नहीं है, किसी और से हैं। फिर मौलाना ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असम्बली नहीं बल्कि कोई और ही चीज़ लग रही है, एहतजाजी सियासत या एक और आज़ादी मार्च से मुतल्लिक सवाल पर मौलाना ने कहा कि बस इंतज़ार करें। अब अयाज सादिक साहब आपकी असम्बली के स्पीकर बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान की असम्बली के खिलाफ साजिश हो रही है, और इसके विसल ब्लोअर अयाज सादिक साहब हैं। वो कह रहे हैं कि वो हमसे नाराज़ नहीं, वो किसी और से हैं। मौलाना की गुफ्तगू को सुने तो वो कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की असम्बली है, ये आवाम की असम्बली नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को मिला वो एक जाली मैंडेट है, और फजल रहमान जो एम्बेडेड
जो मैसेज था वो ये था कि आपने ये मैंडेट अगर नून लीग को दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया और सिंध के कराची के उन लोगों को दिया जिसका अवाम जो है बहुत पहले उनका रास्ता रोक चुकी थी, उनका उन्होंने बाइकआउट कर दिया यानी MQM, तो भाईजान हमारा हक भी यहाँ पे रखा जाए, हमारे से भी जो हमें आपने हरा दिया, क्योंकि हम तो इमरान खान की आवाम का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आज हमारे साथ हुआ क्या है। अब ये अयाज सादिक साहब कह रहे हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कल को असद कैसर साहब ने जो कुछ कहा, असम्बली में जो रूलिंग आई, कासिम सूरी की रूलिंग आई, आपने उसे उड़ाकर हवा में जो है वो फेंक दिया। तो आज ये सवाल होना चाहिए कि अयाज सादिक साहब ने ये बात किसके कहने पर की, कि वो नाराज किससे हैं, और फिर नाराजगी के बाद आप उन्हें मनाकर अगर असम्बली के फ्लोर पर लेकर आए तो इसका मतलब यह है कि गिला किसी और से था और आप उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको फिर एक बात यह भी बता दूं कि मौलाना ने एक तो बाइकआउट कर दिया है, डिप्टी स्पीकर और फिर इसके बाद सदर के इंतखाब में वो हिस्सा नहीं लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की असम्बली, ये जो अल्फाज हैं, मैं इसके ऊपर दो बातें आपके सामने रख दूं। मौलाना ये कह रहे हैं कि ऐसी पार्लियामेंट जिसका नतीजा आवाम के हाथ में ना हो, इस एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, इस ऐवान में हमें कोई हक नहीं कि किसी भी ऐसी कार्रवाई का हिस्सा लें। हम इस ऐवान को आवाम का नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा जो है वो ज़्यादा समझते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी हुई, जिस तरह ये गैर ज़रूरी है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो होंगे, इस हद तक इनकी रेलेवेंसी है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर। जिस तरह से जाली मैंडेट मिला है, अब इनके बाद ये रेलिवेंट नहीं रहे। फजल रहमान की बात इसलिए करना ज़रूरी थी क्योंकि इन्होंने और अयाज सादिक ने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब बाकायदा तौर पर एक इल्ज़ाम लगाया, और इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है कि पाकिस्तान की आवाम जो है बखूबी जानती है। आज बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू बहुत ही अहमियत की हामिल थी। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि हमारे तजवीज़ कनिंदा को रोका गया, फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 180 नशिस्तें हैं और इस हाउस में पब्लिक मैंडेट वाला दाखिल होना होता है, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब तब होगा जब इस असम्बली की मुद्दत को पूरा किया जाए, यानी नंबर्स को जो है वो पूरा किया जाए। अब गौहर अयूब साहब की गुफ्तगू क्या है व्यूअर्स, वो ये कहते हैं कि अपने हल्के के अवाम और इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हल्फ उठाया है, इसके तहत रूल्स और कानून की पासदारी करता हूँ। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के बगैर यह हाउस नामुकम्मल है। 4 मरतबा इस हाउस का मेंबर रह चुका, और आलिया हमजा का भी आज उन्होंने जिक्र किया कि मखसूस नशिस्तों में जो हमारी तरफ से उनका नाम जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, आपको व्यूअर्स ये भी मैं बता दूं कि अब काबीना कैसी बनने जा रही है और दोनों पार्टीज़ के दरमियान क्या तय पाए। एक तो बात आपको बता दें कि जो मुल्क की मईशत है, वजारत ख़जाना का कलमदान जो है वो अब तक की इत्तलात के मुताबिक वो दिया जाएगा जी इसहाक डार साहब को, लेकिन चूंकि दूसरी तरफ से हमने ये देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब शायद मुस्ताफ़ी हो गए, ये मैंने खबर चलते हुए देखी थी। इफ़ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेम जो है वो कुछ और है। अच्छा जी, अब काबीना में वज़ारत दाखिला और दिफा खारजा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी, क्योंकि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इंटरनेशनल बयानिया और इंटरनेशनल महाजों पर लड़ना होगा। कैसा लड़ना होगा वो आपको पता ही है। तो वहाँ पर दाखिला, दिफा और खारजा, ये तीनों वजारतें वो अपने पास रखने जा रहे हैं। इसके साथ साथ वजारत इत्तलात का कलमदान भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी, और अता तारड़ को ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो दिफा में जाएंगे, और एहसन इकबाल या दिफा में जा सकते हैं, या फिर दूसरी तरफ जो दाखिला है इनको दिया जा सकता है। और ये इत्तलात जो हैं व्यूअर्स इस वक्त आ रही हैं। आपको मैं व्यूअर्स ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब के पास वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए 169 वोट उन्हें दरकार हैं, और 200 जो नंबर्स हैं उनके पास मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो जाए तो यकीनन ये नहीं बन सकते वज़ीर-ए-आज़म। मैं आपको ना एक बात बता दूं, क्योंकि मुझे आज ना बड़ी तफसील के साथ किसी एक दोस्त ने लिखा, और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका उसी तफसील के साथ जवाब दूं। और उन्होंने ये सवाल किया कि आपने बार बार ये कहा कि इमरान खान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए थी, तो आप इस किस्म की नसीहत और इस किस्म की बात क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको भाई ये सिर्फ एक ऑप्शन रखा एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। जो हालात और जो चीज़ें हमारे सामने, हमारी एक असेसमेंट है। हमारे कहने से या हमारे बात करने से किसी ने इस पर अमल नहीं करना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंडिविजुअली अपना फैसला है, इमरान खान का एक अपना फैसला है, लेकिन हम बीइंग अ पॉलिटिकल कमेंटेटर उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने ये सवाल किया तो मैं ये ज़रूरी समझूंगा कि कुछ जो इसके मेरिट्स थे उन पे भी बात की जाए, और कुछ डीमेरिट्स भी मैं आपके सामने रख दूं। मेरिट्स क्या हैं? खान साहब एक ऐसी पोजीशन में आ जाते पीपल्स पार्टी के साथ हाथ में लाकर कि पहले तो इलेक्शन कमिश्नर को फारिग किया जाता,
फिर इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज लगाई जाती उन तमाम हलकों के अंदर जहां पर इमरान खान के लोगों के साथ धांधली हुई। अब बैरिस्टर घोर 180 की फिगर जो कह रहे हैं ना, क्या आप ये समझते हैं कि क्या ये फिगर्स इस इलेक्शन कमिश्नर से ये नंबर्स पूरे होंगे? कभी नहीं पूरे होंगे। क्या आप ये समझते हैं कि ट्राइब्यूनल्स इमरान खान के हक में फैसला देगा? कभी भी नहीं देगा। क्या आपको लगता है कि काजी की अदालत वक्त का काजी का किरदार अदा करेगी और अपनी अदालत के काजी बनने का ये जो इस वक्त हम खेल देख रहे हैं, क्या ये इससे पीछे हटकर इंसाफ और कानून की बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो फिर एक विन विन सिचुएशन ये थी कि अगर इमरान खान हाथ मिलाते, हुकूमत बनाते, पहले इलेक्शन कमीशन को फारिग किया जाता, तरमीम करवाई जाती, और फिर इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था ना कि वो जितने काम इन लोगों ने गलत किए उसको अंडू किया जाता, और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट था जिसके ऊपर डाका डाला गया। आज भी नताइज बन रहे हैं भाई साहब। जब मैं आपसे मुखातिब हूं ना, आज भी नताइज को जो है तब्दील किया जा रहा है। तो शायद एक मौका था, ये मेरी असेसमेंट है। अब इसको मानना या ना मानना ऑब्वियसली आपकी एक राय थी, हमने उसके ऊपर जवाब दिया और उसका एहतराम किया। तो उसी तरह ये इमरान खान साहब का एक अपना फैसला है और मैं उनके इस फैसले का एहतराम करता हूं। आप भी एहतराम करते हैं, आपको भी उसी तरह रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर बिल्कुल बात करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर दूं, जहां पे मैं और मेरे साथ जो लोग पीपल्स पार्टी की बात करते हैं गलत है। अवाम का मैंडेट चोरी हुआ, एक रेजिस्टेंस की इलामत इमरान खान बन गए। और फिर एक और बात मैं आपको ऐड कर दूं कि अगर खान साहब जेल में रहते और फिर ये सब कुछ हो रहा होता ना, फिर एक ये भी इंटरेस्टिंग बात थी कि खान साहब जेल में रहकर ये सब कुछ रिवर्स करवाते और फिर अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आते। लेकिन व्यूअर्स, इंशाल्लाह बफजले खुदा अदालतों का मिजाज जो है ना और जो मूड है वो नवाज शरीफ एंड कंपनी के लिए कुछ अच्छा नहीं है। और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इमरान खान को सज़ा जो है वो सुनाई और इमरान खान को जेल में रखने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए, अब वहाँ से खबरें जो है ना वो कुछ अच्छी नहीं आ रही। मैं आपके सामने आज की जो कार्रवाई है उसके कुछ चीदा चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, चूंकि जज ने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हुआ क्या जी, एक तो इमरान खान के तोशाखाना साइफर केस और इसके साथ साथ जो इद्दत का मामला है ना उसमें बाकायदा तौर पर अपीलें चली गई हैं। एक तो डेवलपमेंट ये हुई है और ये बारीक सी एक बात थी, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि अभी भी मीडिया के जरिए कन्फ्यूजन शायद कहीं पे मौजूद है और लोगों तक ये बात नहीं पहुंच सकी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सज़ा को मुअत्तल करके और ये कहा था कि जब तक फैसला नहीं हो जाता खान साहब को जमानत पर रिहा किया जाए। अब इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है। आपको याद होगा कि वहाँ पर भी साइफर के ऊपर एक बाकायदा फैसला आया और वहाँ पर भी अभी ये चल रहा है। जब तक वहाँ से कोई फैसला नहीं आ जाता इसके ऊपर मेरिट्स पर बात होगी और जमानत का मामला उससे उन्होंने मशरूत कर दिया। यानी अब ये मेरिट्स पर केस जो है वो सुना जा रहा है और ये बात जो है वो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से की गई। जस्टिस आमिर फारूक को आपने नहीं भूलना, वो भी इस समात के अंदर शामिल हैं और फैसला अगर लेफ्ट राइट आया तो कहाँ से आएगा, वो जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मैं आपको व्यूअर्स ये बता दूं कि हुआ ये जी के पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट सलमान सफदर साहब के जो दलाइल थे उन्होंने आज ना एक तरह से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को भी आईना दिखाया। हुकूमत तो जो कुछ कर रही थी और एक वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कुछ कर रहे थे, यानी जब जब पाकिस्तान में निगरान वज़ीर-ए-आज़मों का नाम आएगा तो उनमें एक बदतमीज़ और अपनी बात को ऊपर रखने के लिए वो अल्फाज का सहारा लेते हैं और एक बदतमीज़ी जो उन्होंने जिस तरह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे की, सहाफ़ियों को कि उर्दू ठीक करते रहे और बहुत सारे लोगों को उन्होंने एक बहुत ही हकारत की निगाह से देखा और बहुत ही हकारत का मुजाहरा किया अपने अल्फाज के ज़रिए, तो इन्हें हमेशा जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है आप तारीख़ में पाकिस्तान की निगरानों की तारीख़ में हमेशा पाएंगे। अच्छा, अब प्रोसिक्यूशन क्या कहती है कि वकला को निकालकर गवाहों पर आधी रात की जरा मुकम्मल की गई, यानी घंटों जरा चल रही है जी, घंटों 16-16 घंटे इमरान खान के खिलाफ जो है वकला को लाया गया। अगर जरा के लिए प्रोसिक्यूशन के लोग मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, इमरान खान के वकला जो हैं वो जरा करेंगे उन लोगों पर जो गवाह पेश किए गए, और अगर इमरान खान के गवाह हैं तो उनको कहा जाएगा कि जनाब आपको हमने वक्त दिया और आपने मुकर्ररा वक्त पर अपने गवाह जो हैं पेश नहीं किए। तो दूसरी तरफ 380 की स्पीड से ये जो केस चलाए गए और इस तरफ अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है जी के इस्तिगासा ने 25 गवाह पेश किए, आधी रात को गवाहों के बयान कलमबंद किए गए, ट्रायल कोर्ट ने बाहर करके मैच खेला और आज हमें सुन लें कि हमारे साथ हुआ क्या है। रातों को हमें बाहर रखकर फैसला सुनाया गया। अब अगर ये नहीं आते तो हम ये
तो आज हमें ये सुनकर फैसला दें ताकि कानूनी तकाजे तो पूरे हों। इस्तगासा ने केस बनाया, अब आकर इसका सामना करें। हो ये रहा है कि जितने भी सबूत पेश किए गए थे, आपके पास दलील नहीं है, तो अब एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है पाकिस्तान की जो आपके इस्तगासा और पाकिस्तान की हुकूमत है उनके लिए, कि अब इन चीज़ों का कैसे दिफा करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स इसमें ज़रूर आए कि नोटिस किया था भाई, तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब क्यों नहीं आए, क्या वजह पेश हुई। और फिर ये बताया जाता है कि तोशा खाना के अंदर अमजद परवेज़ साहब की फैमिली में कोई डेथ हो गई, इसलिए वो भी नहीं आए। लेकिन व्यूअर्स, उस वक्त कुछ नहीं हो रहा था, सब निज़ाम इंसाफ भी जिंदा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अमजद परवेज़ साहब, और सब कुछ जो है वो मेरिट पर हो रहा था। लेकिन आज जो है इस किस्म की आपको उज़र ये लोग जो हैं वो देते हुए नजर आएंगे। अच्छा जी, अब तीसरा केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना, और फिर इसके बाद अलीमा खान। अच्छा, अब ये तोशा खाना में क्या हो ये भी मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने ये दरख्वास्त दायर की थी, मगर इसमें मुकम्मल जो डोज दे दी गई है। अब इस केस में सज़ा के खिलाफ अपील दायर की गई है, वो अपील भी आज लगी हुई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत को गैर मौसर जो है वो करार दे दिया है। अलीमा खान की गुफ्तगू हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि प्रोसिक्यूशन भाग गई है, और इसलिए चूंकि दुनिया का आपको सामना करना पड़ेगा, ये अल्फाज हैं अलीमा खान के। साइफर केस का जेल में तमाशा देख लेते तो पूरे निज़ाम को शर्म आती। अब होगा क्या, आपने जेल में तो सहाफ़ियों को नहीं जाने दिया, आपने दुनिया को रोक लिया कि खबरदार इस अदालत में कोई दाखिल हुआ, क्यों, अंदर इंसाफ हो रहा है। अब ये जो अंदर इंसाफ हो रहा था ना, अब ये इंसाफ दुनिया के सामने होगा, अदालत खुलेगी, लोग अंदर दाखिल होंगे, और फिर सवाल पूछे जाएंगे प्रोसिक्यूशन से। वो तमाम गवाह पेश किए जाएंगे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो है वो झूठे मुकदमात बनाकर, झूठी प्रोसिक्यूशन खड़ी करके और झूठे गवाहों की एक पलटून खड़ी की। अब इनसे बाकायदा तौर पर जरा की जाएगी और इनसे सवाल किया जाएगा कि बताएं कि आप लोग जो हैं वो जो प्रोसिक्यूशन खड़ी कर रहे थे वो किस बुनियाद पर जो है वो खड़ी की गई। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि नवाज शरीफ साहब का नोटिफिकेशन और इनकी ये हार का नोटिफिकेशन आ गया है। मानसहरा के रिटर्निंग अफसर ने कौमी असम्बली के हल्का NA 15 का फॉर्म 49 जो है वो जारी कर दिया है, और फॉर्म 49 में नवाज शरीफ को PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार और इसके साथ साथ जो गुस्तासब खान साहब हैं उन्होंने शिकस्त दे दी है, और 1,05,260 वोट जो हैं उन्होंने हासिल किए, जबकि दूसरी तरफ हारने वाले नवाज शरीफ को 80,413 वोट जो हैं वो उन्हें मिले। मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है जी, और इस मार्जिन को कम जो है शायद अगर कोई करना भी चाहता तो इतने बैलेट पेपर्स आप कहाँ से लाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं, आई डोंट नो, बिकॉज देयर आर डिफरेंट व्यूज़, और इसके ऊपर हाफ कुक्ड स्टोरी हमने टेलीविजन के ऊपर देखी, तो शायद वो वहाँ से मिले नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप जनाब ये आप जाने दें। अच्छा जी व्यूज़, आपको ये बता दें कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के बारे में नून लीग क्या कहती है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि मजलिस आमला और जितनी भी कानून साजी होती थी ये हमें GHQ के अंदर मेस में बुलाकर हमारे से ही सब कुछ करवाते थे। यार फिर तो आपको कहीं डूब के मर जाना चाहिए, और ये हमारे सियासतदानों का हाल है। फिर आप क्रेडिट दें इमरान खान को जिसने इनकार कर दिया, जिसने बात नहीं की, और आज वो डट के पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक रेजिस्टेंस का और पाकिस्तान की आवाम का इस्तारा बन गया। आपने बहुत कोशिश की ना, आप कर लेते, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या ख्वाजा आसिफ के बयान की तहकीक होनी चाहिए जी व्यूअर्स। अगर ये साबित नहीं होता तो फिर उनके ऊपर भी आर्मी एक्ट के मुताबिक क्या कार्रवाई होगी। ये भी तो हमला है ना। 9 मई वालों को तो आप कहते हैं कि जी इन्होंने जहाज़ को आग लगा दी, इन्होंने दरवाजे फलांग कर अंदर गए, तो फिर ये जो हमला किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, इस हमले के बारे में आपका क्या ख्याल है। ज़रूर आर्मी एक्ट लगना चाहिए। IMF के ऊपर आप बात करें तो वो ठीक है, वो अवामी सियासत है। इमरान खान वो बात करे तो फिर आप वो कहें कि जनाब ये तो मुल्क दुश्मनी हो गई। इमरान खान ने तो कई अरसे तक इस डील को रोके रखा, और इसलिए कि पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो रहा था, नहीं होने दी, सख्त शराइत थी, आवाम पर बोझ नहीं डाला, अपने ऊपर सारी की सारी बदनामी ले ली। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। आप आज देख रहे होंगे कि आई एम इन द मिडल ऑफ चेंजिंग माई हाउस, तो थोड़ा सा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स थी, तो आज भरपूर तरीके से हम उस तरह मौजूद नहीं अपने स्टूडियो के अंदर, लेकिन फिर भी एक नागा हो चुका था, दूसरा नागा मैंने नहीं करना था। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर हो रही थी। इंशाल्लाह रात को आपसे मुलाकात होगी। भरपूर तरीके से अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।